तुम रियाज की इस कहानी का नाम है वसीयत। दीपक, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चाहे कुछ भी करो, हम दोनों मिलकर नौकरी कर लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। आपके जाने के बाद आपकी भाभी ललिता, आपकी माँ कमला जी मेरा जीना दुश्वार कर देती है। इतने ताने मैं कितना रोज रोज का बर्दाश्त करूँ। अब मुझसे सहा नहीं जाता। रोज रोज के ताने, रोज रोज की गालियाँ। और बात अगर मेरे तक ही रहती तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन यह लोग छोटी छोटी बातों पे मेरे माँ बाप तक पहुँच जाते हैं। मेरे माँ-बाप को भिखारी कहते हैं। दीपक, बेटी चाहे अमीर घर की हो या फिर गरीब घर की, उसके लिए माँ-बाप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते हैं। मेरी किस्मत है कि मेरी माँ-बाप गरीब है। गरीब है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि वो रोज गालियाँ सुनेंगे। आखिर नहीं, और ना ही कोई तुमसे जलता है। इस घर में कमी मेरे अंदर है, और मेरी ही जलन तुम्हारे ऊपर निकाली जाती है। साक्षी, एक बात तुम अच्छी तरह से समझ लो, यह दुनिया, यह परिवार, यह अपने, यह प्यार के भूखे नहीं होते, ये पैसे के भूखे होते हैं। जिसके पास पैसा होता है, उसके पास सब कुछ होता है, प्यार, रिश्ता, परिवार। और जिसके पास पैसा नहीं है, उसके पास यह सब कुछ नहीं होते, चाहे तुम इनके लिए अपनी जान भी दे दो। दीपक की बातों से भी दीपक के अंदर का दर्द झलक आया था। 2 भाइयों में दीपक छोटा था, एक बहन थी नीलम, उसकी शादी भी हो गई थी। दीपक का बड़ा भाई राजेश, वो एक अच्छी नौकरी करता था, अच्छी तनख्वाह भी उठाता था। घर का सारा खर्चा दीपक के पापा दीनानाथ जी उठाते थे, क्योंकि उनकी पेंशन से पूरा परिवार आराम से चल जाता था। दीपक की माँ कमला जी थोड़ी अस्वस्थ रहती थी, लेकिन अस्वस्थ वो बस शरीर से थी, जवान से वो बिल्कुल ही स्वस्थ थी। कमला जी के ज्यादा चल फिर ना पाने के कारण दीनानाथ जी का मालिकाना अधिकार ललिता ने ही संभाली थी, वाली उनकी बड़ी बहू ने। ललिता जो भी घर में कहती थी, सब लोग वही करते थे। काम करने को ललिता कोई काम नहीं करती थी। हाँ, जवाब से जितना काम हो सके वो जरूर करती थी, लेकिन जो दिन रात काम करती रहती साक्षी, उसका काम किसी को दिखाई नहीं देता। ललिता जी का पति एक अच्छी नौकरी करता था, अच्छी तनख्वाह उठाता था, और साक्षी का पति दीपक कोई नौकरी नहीं करता था। वह सबकी नजरों में नालायक था, एक तरह से इस परिवार पर बोझ था, जिन्हें ललिता लेकर चल रही थी, यानी उनकी बड़ी बहू। लेकिन आज दीपक ने सच में घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। वह मुंबई चला गया नौकरी के चक्कर में, और 1 महीने बाद अपनी पत्नी साक्षी को भी अपने पास बुला लेता है। आज पूरा 1 साल हो गए थे साक्षी और दीपक को घर छोड़े हुए, लेकिन घर से एक बार भी किसी ने फोन करके उन सबका हालचाल नहीं पूछा था। और ना ही दीनानाथ जी, ना ही ललिता, और ना ही कमला जी, यहाँ तक कि ससुराल में बैठी उसकी नीलम भी थी, कभी छोटे भाई भाभी को याद नहीं करती थी। उसकी नजरों में बड़े भैया और भाभी महान थे। धीरे धीरे 1 साल निकल गया। 1 साल बाद अचानक ही नीलम का फोन आता है दीपक के पास। वो रोते हुए अपने भाई दीपक से कह रही थी, भैया आप तो कभी याद भी नहीं करते हो, ऐसे गए कि सबको भूल ही गए। नहीं रे पगली, मैं किसी को भूला नहीं हूँ, बस लोगों के ताने, लोगों के व्यवहार मन में ऐसा घर कर लिया है कि किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती है। घर से ही कहा किसी का फोन आया है, पूरा 1 साल हो गया। आज तू ही पता नहीं कैसे भूल गई, नहीं तो माँ बाप भी भूल ही बैठे हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि बेटा जिंदा है या फिर मर गया। ऐसी बातें नहीं है भैया, किसी को कहाँ से फर्क पड़ेगा। आपके जाने के बाद लगभग 8 महीने बाद पापा को हार्ट अटैक आ गया, और वो चले गए। क्या पापा नहीं रहे? ऐसा झटका लगा, दीपक को चक्कर आ गया। उसे वही सोफे पे कटे पैर की तरह गिरा पड़ा। दीपक की हालत देख उसकी पत्नी साक्षी भागते हुए आई, और फोन लेकर घबराहट में पूछने लगी, दीदी, दीदी क्या हुआ पापा को? क्या हुआ दीदी? पापा ठीक तो है ना? नहीं भाभी, पापा रहेंगे तब तो ठीक रहेंगे ना। 2 मिनट के लिए बिल्कुल ही सन्नाटा रहा। साक्षी को ना कुछ बोलते बन रहा था, और ना ही रोते बन रहा था। बिल्कुल शून्य हो गया था उसका दिमाग। तुरंत ही दीपक साक्षी को लेकर घर के लिए रवाना हो गया, और जैसे ही घर के अंदर जाता है, जहाँ हॉल में हमेशा कमला जी का बेड लगा रहता था, वह आज बिल्कुल ही सूना था। बेड की जगह सोफा लग गया था। दीपक को बड़ा अजीब लगा, घर की पूरी सेटिंग ही बदल गई थी। वह सीधा माँ के कमरे में गया। कमला जी सोई हुई थी। माँ को देखते ही दीपक की आंखों में आंसू आ गए। अब माँ के चेहरे पर पहले वाली चमक नहीं थी। कमला जी को बेड पड़े 10 साल हो गए थे, लेकिन खाने पीने की वजह से उनके चेहरे की चमक और उनका शरीर दोनों ही काफी अच्छा था, और वो हमेशा प्रेस की हुई सूती साड़ी पहनती थी, भले ही उन्हें कहीं जाना आना ना हो तो भी।
लेकिन आज कमला जी के चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई थी, बिल्कुल ही सूख गई थी। वही मैले, कुचैले कपड़े उनके शरीर पे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हफ्ते से नहाई ना हो। ललिता का कहीं अता-पता नहीं था। दीपक अपनी माँ के पास जाकर उन्हें बुलाता है, "माँ, माँ।" जैसे ही कमला जी की आँखें खुली, सामने बैठे दीपक को देख घबरा, आँखों में आँसू और मुरझाए हुए चेहरे पे चमक आ जाती है। दीपक को पकड़कर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। साक्षी भी दीपक के बगल में खड़ी रोए जा रही थी। उसे कमला जी की ऐसी हालत की उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब अंतर्मन की ज्वाला शांत हुई तो दीपक ने माँ से पूछा, "माँ, ये क्या हाल बना रखा है आपने? आप तो ऐसे नहीं करती थी। ऐसा लग रहा है जैसे आपने कितने दिनों से नहाया नहीं हो। आपका शरीर बिल्कुल ही कमजोर हो गया हो। पापा के जाने के बाद आपने अपने आप को खत्म कर लिया क्या? और भाभी, भाभी कहाँ है? वह आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती क्या? मत बातें करो बेटा उसकी, मत बातें करो। अरे वह तो मीठी छुरी निकली, मीठा-मीठा बोलकर सब कुछ लूटती रही और हमें लगा कि वह हमारी लक्ष्मी बहू है। तेरे पापा की पेंशन के चक्कर में वह तुम्हारे हमारे साथ इतनी मीठी थी, इतनी सेवा करती थी क्योंकि तेरे पापा अपनी सारी पेंशन उसके हाथ पे रख देते थे, उसे जिम्मेदार समझकर। जब से तेरे पापा गए हैं, तभी से उसका असली चेहरा सबके सामने आया है। अब उसके हाथ पे कोई पैसे नहीं रखने वाले हैं ना। अब उसने अपनी औकात दिखा दी। पूरे दिन-दिन मैं इस बेड पे पड़ी रहती हूँ, एक बार भी झाँकने नहीं आती। बच्चे के हाथ खाना जैसे-तैसे भिजवा देती है। अब वो ललिता नहीं रही बेटा, जो दिन-रात मेरे पास बैठती थी, माँ जी करके मीठी-मीठी बातें करती थी। उसकी मीठी बातों के चक्कर में आकर मैंने ना कभी तुम्हें अपना बेटा समझा, ना छोटी बहू को कभी बहू समझा। मेरी क्या गलती थी? दिन-रात तो वह मेरे पास बैठकर तुम दोनों की शिकायतें ही करती रहती थी। जो दिखाती थी, मैं वही देखती थी। मुझे क्या पता था कि उसके मन में इतना बड़ा पाप है। तुम्हारा पापा के मरने पे भी उसने बहुत ही बवाल किया था। वह बार-बार मुझसे बुलाओ अपने लाडले बेटे को, काम क्रिया करे। वह भी उसके तो बाप थे। सारा काम अकेले मेरे पति ही क्यों करेंगे? उसने तो तुम्हारी बहुत ही खोज खबर लेने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था और पता किसी को मालूम नहीं था तुम्हारा। समाज के डर से, लोग लाज के भय से उसने जैसे-तैसे काम निपटाया और उसके बाद उसकी शक्ल मुझे हफ्ते में 10 दिन में 1 दिन दिख जाती है। मेरे कमरे की सफाई भी 2-3 दिन तक नहीं होती है। सब कुछ बदल गया बेटा, सब कुछ बर्बाद हो गया। तेरे पापा के जाते ही सब कुछ बर्बाद हो गया बेटा। हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने कभी तुझे समझने की कोशिश नहीं की या ऐसा कहे कि उसने मुझे समझने नहीं दिया। बहू, तुमको तो आज तक मैंने बहू ही नहीं कहा था। शायद तुम्हारे ही आंसुओं की सज़ा मेरे लिए यही थी। कितना मैंने तुम्हें परेशान किया था, मेरे लिए इससे पत्थर सज़ा और क्या हो सकती है? ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा सोचा नहीं था। हाँ, मुझे आपकी बातें बुरी लगती थी, लेकिन मैं आपके बारे में इतना बुरा नहीं सोचती थी। नहीं बहू, मैं बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं हूँ। जो घर की लक्ष्मी थी, वो असल में लक्ष्मी थी। उसे मैंने कुछ नहीं समझाया और जो लालची थी, उसकी मीठी-मीठी बातों में आकर मैंने तुम दोनों को घर से निकाल दिया था। मेरी ही हालत नहीं, उन दोनों ने ही नीलम जी को हालत खराब कर दी। बेचारी रोती रहती। मायके में से दुख-सुख में, तकलीफ में झाँकने में कोई नहीं जाता। ललिता साफ-साफ कहती कि आने-जाने में खर्च लगते हैं। यहाँ तक कि राखी में भी कोई नहीं गया था। नीलम ने कितना फ़ोन किया, लेकिन ललिता ने एक बार भी राजेश को नहीं जाने दिया। उसका तो मायका आना ही लगभग बंद हो गया है। यह सब हमारे कर्मों का ही फल है। नहीं माँ जी, आप ऐसी बातें मत करिए। आपका एक बेटा नालायक है तो क्या हुआ? अभी आपका एक और बेटा है ना, हम करेंगे आपकी सेवा। हम बुलाएँगे नीलम दीदी को मायके। हाँ माँ, मैं तो हूँ ना, तू चिंता क्यों करती है? तू एक काम कर, तू मेरे साथ मुंबई चल। मैंने वहीं पे अपना घर ले लिया है। अब हम वहीं पे रहेंगे और नीलम को भी हम वहीं पे बुलाते रहेंगे। यहाँ पर वैसे भी मुझे भैया और भाभी के साथ नहीं रहना। रो पड़ी थी कमला जी। बेटे की बात सुन उन्होंने धीरे से दीपक से कहा, "दीपक, मेरी अलमारी खोलकर कपड़े के पीछे एक छोटा-सा थैला होगा। उसमें तेरे पापा ने कुछ कागज़ रखे थे, जो मैंने बड़ी बहू से छुपा कर रखे थे। वह कागज़ निकाल ला।" जैसे ही दीपक कागज़ निकाल कर लाता है, उसे देख हैरान था। पापा ने जाने से पहले अपनी वसीयत आधा-आधा दोनों बेटे के नाम कर दिया था, जो शायद उसकी बड़ी भाभी ललिता को पता नहीं था।
उसने तो यह सोच रखा था कि दीपक का कहीं अपातवल नहीं है तो सारी प्रॉपर्टी अब उसी की है। अभी दीपक सारे पेपर देख ही रहे थे, तभी पीछे से ललिता नागिन की तरह फुफकारती हुई आ गई और पेपर दीपक के हाथ से छीनते हुए बोली, अच्छा तो माँ जी, यह सिला दिया आपने मेरी सेवा का। पूरी उम्र में आपकी सेवा करती रही और आप प्रॉपर्टी के कागजात छुपा कर बैठी हो। इसके लिए आपके हाथ पैर मैं जाम आ गई। ऐसे कैसे मैं सारी प्रॉपर्टी फ्री में इन लोगों को देने दूंगी। मैं आपकी सेवा की हूँ, इसलिए पूरी प्रॉपर्टी पे मेरा हक है। जिम्मेदारियां निभाने के नाम पे यह दोनों आपको छोड़कर भाग गए थे। यहाँ तक कि आपने बाप के मरने पे भी नहीं आए, इसलिए इन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं कल ही पंचायत बुलाकर पूरे समाज के सामने इन दोनों को बेइज्जत करके निकालूंगी घर से। आज ये अपनी प्रॉपर्टी लेने आए हैं, कहते हुए वो पेपर लेकर तनतनाती हुई चली जाती है। अगले ही दिन पंचायत भी बैठ गए। पूरी पंचायत के सामने ललिता रो रो कर अपनी बातें रख रही थी। पंचो, अब तो मेरा जो भी कुछ है आप ही लोगों के ऊपर है। अब आप लोग ही देखिए, इस गांव में रहते आए हैं, मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। पूरी जिंदगी मैं माँ जी और बाबूजी की सेवा कर बाबूजी को तो मैंने पार लगा दिया। अब माँ जी वो भी पार लग ही जाएगी, लेकिन बीच में ही यह दोनों इनके नालायक बेटे और बहू जो प्रॉपर्टी के चक्कर में जाने कहां से आ गए हैं। सेवा करने के टाइम पर दिखे नहीं, यहाँ तक कि खुद के बाप के मरने पे भी इनका कुछ पता नहीं था। जहां जहां पैसों के खर्च हुए इनका कभी कुछ पता नहीं। और आज देखो प्रॉपर्टी लेने के नाम पे कैसे आकर जबरदस्ती घर में बैठ गए हैं। अब आप लोग ही फैसला करिए। पंचों ने कमला जी से भी पूछा तो कमला जी ने कहा, मैंने तो दोनों बेटों को जन्म दिया है, इसलिए अगर मेरा घर में एक ईंट भी है तो उसके दो टुकड़े ही होंगे ना, तो इसमें गलत कहाँ हूँ मैं। मेरी पूरी प्रॉपर्टी में आधा आधा हिस्सा तो दोनों बेटे का होगा ना। और कौन से बेटे कैसे बेटे माँ जी, पंचायत के सामने क्यों छोटे बोले जा रही हो आप। कौन से बेटे की बातें कर रही हो। इन्होंने क्या किया है। आपका 1 रुपया खर्चा किए है या कोई सेवा करी है। 10 सालों से आप खटिया पे पड़ी हो, आपकी सेवा मैं ही करती आई हूँ, इसका यह सिला दियोगी आप मुझे। मेरी सेवा मैं करूं और मेवा इनको देगी आप। आपने अभी तक दिया ही क्या है। प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तो है ना मेरे नाम पे, बाकी जो मैंने इतने उसका कुछ नहीं। माँ जी, किस सेवा की बातें कर रही हो तुम बहू। किस सेवा की बातें कर रही हो। कौन सी सेवा। तूने हमारी सेवा की तो हमने भी तुम्हारे खर्चे उठाए हैं। पंचो, इसकी क्रीम पाउडर साबुन तेल लाली लिपस्टिक, इसके एक एक खर्चे हमने किए हैं। इसके बच्चों की फीस भरते हमने। इसके पति की सारी कमाई इसके बैंक में जमा होती थी और मेरे पति की कमाई इसके हाथों पे जाती थी। और इसी पैसों के लालच में तो इसने मेरी सेवा की थी। और कौन सी सेवा की बातें कर रही हो। और जब से मेरे पति नहीं रहे, इसके हाथ पे पैसे रखने वाला कोई नहीं रहा, तब से मेरी हालत आप लोगों से छिपी नहीं है। खाने के लिए तरसा दिया है, इसलिए मुझे। और वैसे भी यह फैसला तो मेरा और मेरे पति का है ना। हम अपने एक ही बेटे को सारी प्रॉपर्टी दे दे या दोनों को दे या किसी को भी ना दे, उससे यह जबरदस्ती हिस्सा कैसे ले सकती है। ये फैसला तो मेरा होगा ना। दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद आखिरकार पंचायत में फैसला किया कि कमला जी अपनी जगह बिल्कुल ही सही है। दो बेटे में उन्होंने अपनी आधी आधी प्रॉपर्टी बांट दी है। और रही बात ललिता की सेवा की, तो जब तक ललिता ने उनकी सेवा की तब तक ललिता के भी खर्चे वो लोग ही देखते आए हैं। इसलिए सेवा का मेवा भी तो इसे तुरंत का तुरंत ही मिल गया है। अब बाकी बची प्रॉपर्टी में ललिता का कोई हक भी नहीं है। वह सब इसके छोटे बेटे दीपक का ही होगा। जैसे ही कमला जी ने कहा, पंचों ने अपना फैसला सुना दिया। जैसे ही आपको पहले ही बता दिया कि कमला जी बस शरीर से अस्वस्थ थी, जबान से वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। पूरे समाज के सामने, पंचायत के सामने कमला जी ने बहू ललिता को ऐसा धोया कि बेचारी अपना सा मुंह लेकर वापस चली आई। आज उसे सबके सामने बहुत ही शर्मा रही थी। पूरे गांव वालों के सामने वह खुद को बेइज्जत महसूस करने लगी। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। कृपया इस कहानी को वास्तविकता से न जोड़े। कहानी अगर आपको पसंद आए तो कहानी को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस तरह के और भी कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखकर बताइएगा। और इसी तरीके का